हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवनीत त्रिपाठी एग्जाम सी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर दी लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हमने जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स थे उनको हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट किया और इस चैप्टर को हमने 6 लेक्चर में कंप्लीट किया है। आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी। तो आपको दिख रहा होगा ये जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने पहले से अंडरलाइन कर रखा है। इसके साथ ही एनसीईआरटी के अलावे भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इधर जो खाली स्पेस दिख रहा है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक चीज एनसीईआरटी की एक एक लाइन और एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये जो चैप्टर 2 है इसको हम पढ़ेंगे। आज हम बस जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम और किंगडम आए उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके मेरिट्स उनके डिमेरिट्स। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। तो क्यों इतने क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, आखिर क्या डिमेरिट्स थे उनके कि इतने सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम लाने पड़े, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद से हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया और वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेंस। तो आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में 2 से 3 पूछे जाते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, और ये यूनिट ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और हर साल फिक्स है क्वेश्चन आते ही हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये अंडरलाइन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी स्टार्ट करता है, उसमें बताता है कि जब डॉन ऑफ सिविलाइजेशन हुआ, यानी कि जैसे ही सिविलाइजेशन का उदय हुआ तब से लेकर अब तक बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। आपको बता दें कि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी इतनी वास्ट है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो उनको क्लासिफाई करना, उनको नोमेनक्लेचर करना, उनके लिए अलग अलग रूल बनाना बहुत जरूरी है। नोमेनक्लेचर सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म है, अगर उनके लिए एक मतलब यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर सिस्टम नहीं होगा तो एक ऑर्गेनिज्म के हजारों नाम हो जाएंगे अलग अलग जगह पे, फिर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बहुत जरूरी था, हमने चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ा। बाकी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आते गए, जैसे जैसे जरूरत पड़ी, अब जैसे मान लीजिए कि हम हमारे यूज के अनुसार जो हमने यूज किया तो क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि उसको क्लास प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन कौन से आए, कैसे कैसे साइंटिस्ट ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई किया। इसमें सबसे पहला योगदान आता है क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल का। तो एरिस्टोटल जो थे ये थे पहले साइंटिस्ट और ये जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया। क्योंकि इसके पहले तो हम लोग अपने यूज के अनुसार, जैसे हमारा जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, उस आधार पर हम यूज कर लेते थे। टर्मेरिक हो गया जिसका हमने पढ़ा था मेडिसिनल यूज था, स्पाइसेस में भी यूज होता था। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता था, प्रैक्टिकल ये सब जो क्लासिफिकेशन थे पहले वाले समय में। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन में जो रोल प्ले किया वो किया एरिस्टोटल ने। तो आपको बता दें कि जो एरिस्टोटल थे ये पहले ऐसे थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और जितने भी अंडरलाइंड है एनसीईआरटी में वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने क्या किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया था क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। अब उसमें सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में ट्रीज हो गए, ठीक, श्रब्स हो गए एंड हर्ब्स, ये तो इनका यूज किया था। और इसके साथ ही इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था 2 ग्रुप्स में, एक जिनके पास रेड ब्लड है और एक जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। तो इस आधार पे इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। तो पहला तो क्रेडिबिलिटी एरिस्टोटल को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन लाया। और साइंस पूरी तरह से तो प्योरली साइंटिफिक बेसिस ही होता है, इसलिए इनको क्रेडिट दिया भी जाना चाहिए। बाकी इनके बाद से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि लीनियस के द्वारा आया, ठीक है। तो लीनियस ने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और इन्होंने प्लांटी और एनिमलिया किंगडम्स बताए।
जो कि डेवलप थे, जिनके अंदर जितने भी प्लांटी में इन्होंने रखा, जितने भी प्लांट्स थे उनको, और एनिमलिया में जितने भी एनिमल्स थे उनको रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि ये सिस्टम जो था ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि यूकैरियोट्स कौन है, प्रोकैरियोट्स कौन है, यूनिसेलुलर कौन है, मल्टीसेलुलर कौन है, फोटोसिंथेटिक कौन है, नॉन फोटोसिंथेटिक कौन है। ठीक है, तो इनके में भी ये लिमिटेशंस आ गया। लिनियस का भी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इन्होंने सिंपली प्लांट्स को एक तरफ रख दिया, एनिमल को एक तरफ रख दिया, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, यूकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर थे, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, तो इन सब के बारे में इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में इनके लिए कोई मतलब अलग से प्लेस नहीं दिया, तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम भी डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन। तब ऐसे तो भाई बहुत आसान हो गया, प्लांटी में प्लांट्स को रख दो, एनिमलिया में एनिमल्स को, इजी था। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि किसी भी कैटेगरी में नहीं आए। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जैसा कि हमने पढ़ा, इसमें यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इन सब के बारे में कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, तो ये इनएडिक्वेट हुआ, डिस्कार्ड कर दिया गया। अब जरूरत पड़ी कि भाई साहब इन सब जो भी फीचर्स हैं, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हो गया, ये इन सब के अलावा भी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड कीजिए, सेल स्ट्रक्चर लाइए, नेचर ऑफ वर्ल्ड लाइए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइए, हैबिटेट लाइए, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सब को भी इंक्लूड करिए, तब जाके आपका जो भी क्लासिफिकेशन और किंगडम सिस्टम होगा ये परफेक्ट होगा। तो वही बात है, क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म हुए, समय के साथ साथ बदलाव आते गया। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहा। क्या ऑर्गेनिज्म का अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे चेंज हुआ, वैसे वैसे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम भी चेंज हुआ। तो आपको बता दें, अभी तक हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक पहुंचे हैं, और यहाँ पे हमें जरूरत पड़ गई कि ये जो भी फीचर यूज किए जा रहे हैं ना, इनके अलावा भी कुछ फीचर यूज किए जाए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, ये सब। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इनके डिमेरिट्स आ गए। अब एक और चीज है जो कि एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है, आप लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये सब जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, ये आर.एच. विटेकर वाले सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एनसीईआरटी में हुआ क्या है कि इसने लास्ट में लिमिटेशंस बताए हैं कि क्या क्या दिक्कत है। हम पहले ही पढ़ेंगे लिमिटेशन, ताकि एनसीईआरटी जब हम पढ़े तो हमें लगे कि हमको अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सब हमें आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद से एरिस्टोटल आए। ठीक है, फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़ ही लिया। अब देखिए क्या हुआ कि जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिमेरिट्स आया, फिर आए साइंटिस्ट जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक, ये बहुत ही फेमस, इन लोगों का बहुत ही फेमस वर्क था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि एक बुक लिखी थी, जेनेरा प्लांटेरम। ये बुक का भी पूछ लिया जाता है किसने लिखी, जेनेरा प्लांटेरम। बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखा। ठीक है, तो इनके जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, इन्होंने डिवीजन किया स्पर्मेटोफाइटा, और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर का, ये बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, और ये बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था स्पर्मेटोफाइटा का, दैट इज प्लांट विद सीड्स। तो ये जो डिवीजन किया गया स्पर्मेटोफाइटा का, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय, तो ये होगा आंसर इसका जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा जो डिवीजन था, इसमें 202 फैमिलीज को इंक्लूड किया। ठीक, और देखिए इन्होंने जो डिवीजन किया, तीन डिवीजन किया, एक तो डाइकोटिलिडनी, फिर जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडनी। तो इनमें इन्होंने फैमिलीज को इंक्लूड किया, डाइकॉट में 165 फैमिलीज को, यहाँ पे 3 फैमिलीज को, और यहाँ पे 34 फैमिलीज को। ठीक है, अब मेरिट्स क्या थे, अब जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर का इतना नाम आता है बायोलॉजी में, और इनके क्लासिफिकेशन को बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मेरिट्स होंगे ही। तो मेरिट्स की बात करते हैं, तो पहला मेरिट तो ये कि ये नेचुरल क्लासिफिकेशन था। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये था नेचुरल क्लासिफिकेशन। दूसरी बात ये कि इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था, और इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये मेनली बेस्ड था फ्लोरल कैरेक्टर्स पे।
और ये बहुत ही अप्रिशिएबल था, क्योंकि हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि जो फ्लोरल कैरेक्टर्स थे वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, ज़्यादा मतलब स्टेबल हैं देन वेजिटेटिव, जैसे कि रूट स्टेम लीव हो गया, इन सब के कंपेरिजन में जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल है। और ये सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था, not the best classification, but yet the arrangement of herbarium seeds in herbarium is based on it। जैसा कि हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स में पढ़ा था कि हर्बेरियम है, तो हर्बेरियम में जो हर्बेरियम सीड्स का अरेंजमेंट होता है ये बेस्ट होता है इसी क्लासिफिकेशन पे। तो ये था इसके कुछ मेरिट्स। पहला तो ये नेचुरल, दूसरा ये फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ट था, और बाकी हर्बेरियम में इसका यूज। तो ये 3 मेरिट्स हो गए, ठीक है। और बाकी इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। डिमेरिट्स यही था इसमें कि फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स को नहीं कंसीडर किया गया, बिकॉज इन इट जिम्नोस्पर्म आर प्लेस्ड इन बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट। ये आपको दिख रहा होगा कि फाइलोजेनी को नहीं कंसीडर किया गया, जिम्नोस्पर्म को मोनोकोट और डाइकोट के बीच में रख दिया गया। और बाकी तो जो फाइलोजेनी का सीक्वेंस है वो तो ये होना चाहिए ना कि पहले जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकोट, फिर मोनोकोट। तो ये जो फाइलोजेनी का ऑर्डर था ये इनकरेक्ट था, इसलिए इस क्लास जो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुगर का जो क्लासिफिकेशन था इसको डिस्कार्ड किया गया। फिर आए क्लासिफिकेशन सिस्टम। आपको बता दें कि जो अर्नस्ट हैकेल थे इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, बस आप नाम याद रखें, ठीक है। और इन्होंने इंक्लूड किया था प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्नस्ट हैकेल का। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कॉपलैंड ने दिया था। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, बाकी आप जब किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो जब 2 पढ़े तो 3 4 भी जान लीजिए कि किसने दिया। तो कोपलैंड ने दिया। इन्होंने जो अब तक 3 किंगडम जैसे प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया थे उसमें एक और ऐड हो गया मोनेरा। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कोपलैंड दिए। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था, वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जितने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर 2 है इसका जो बेस है, यानी कि आप चैप्टर 2 का जो कह लीजिए जो हीरो है वो है जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बाकी तो ये सब छोटे मोटे किरदार हो गए, एरिस्टोटल, जॉर्ज बेंथम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय अर्नस्ट हैकेल, 4 किंगडम बाय कोपलैंड। तो ये सब भी जानना जरूरी है। बाकी जो मेन है वो है आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो टेबल है एनसीईआरटी में दी हुई है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अब इसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया आर.एच. विटेकर का, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और इन्होंने जो जो किंगडम डिफाइन किए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, बहुत बार ईयर भी पूछ लेता है, तो 1969 इसका ईयर है। इसको कंफ्यूज न करें, 1869 भी कई जगह ऑप्शन में देता है तो वहाँ गलत कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम इसमें आए। अब जो मेन क्राइटेरिया था, जो अभी तक बातें हो रही थी कि उसको इंक्लूड करिए, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया आर.एच. विटेकर के द्वारा, ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ इसलिए क्योंकि इन्होंने जो जरूरत थी उन सभी को इंक्लूड किया, ठीक है। जैसे कि बातें हो रही थी कि बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, बाकी सब जो कैरेक्टर्स हैं, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, इन सबको भी इंक्लूड किया जाए, और इन्होंने इंक्लूड किया, ठीक। तो ये आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके मेरिट्स थे। अब इसके बाद से क्या हुआ कि अब आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको बता दें कि जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये आया, और ये दिया कार्ल लूज ने। तो ये भी जान लीजिए कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो कार्ल लूज के द्वारा दिया गया। इन्होंने 3 डोमेन थ्योरी दी, 3 डोमेन थ्योरी। एनसीईआरटी में बस लिख दिया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, बाकी इसको हम इलाबोरेट कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। 3 डोमेन थ्योरी इन्होंने दिया। इसमें इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए। अब इन्होंने आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया इन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है। आर्किया में इन्होंने किंगडम आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में इन्होंने मोनेरा, यूकेरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो यहाँ से 6 किंगडम हो गए, दो दो ये तो यूकेरिया में 4 आ गए, बैक्टीरिया में 1 और आर्किया में 1, तो 6 किंगडम हो गए। इसलिए इस किंगडम को 6 किंगडम
सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों कहलाया ये आप समझ गए। थ्री डोमेन थ्योरी क्यों थी ये भी आप समझ गए। थ्री डोमेन इसलिए क्योंकि इसमें आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया है, थ्री डोमेनल मतलब ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो ये जो थ्री डोमेन है ये भी हमने जान लिया, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ये भी हमने जान लिया। ठीक, तो ये है कार्लूस का। अब हमारा मेन फोकस रहेगा पूरा का पूरा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, क्योंकि फाइव किंगडम के अलावा अभी तक हमने जितने भी बाकी जो किंगडम क्लासिफिकेशन है टू लेक 2, 3, 4 और 6, बाकी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसी को हम अब डिस्कस करेंगे। तो लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जितने भी इश्यूज और कंसिडरेशन है जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किए, उनको समझने के लिए हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब ये डिमेरिट्स बताने लगा है एनसीईआरटी, जो कि डिमेरिट्स हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो डिमेरिट्स पढ़ने से पहले हम ये जो टेबल है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो जितने इन्होंने कैरेक्टर्स इंक्लूड किए थे वो सारे कैरेक्टर्स इधर रो में दिए हुए हैं। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन्हीं के आधार पे ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। ठीक, तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ये टेबल है। और यहाँ पे जो सेल टाइप था उसमें क्या क्या डिफरेंस था। तो सेल टाइप में ये प्रोकैरियोटिक, बाकी सब के सब यूकैरियोटिक थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिमेरिट्स आ रहे थे टू किंगडम में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, वो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। प्रोकैरियोट मोनेरा में चले गए, बाकी जितने यूकैरियोट्स थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया उनमें चले गए। तो ये था सेल टाइप के बेसिस पे। तो आपको बता दें कि प्रोकैरियोट्स आपने पिछले क्लासेज में पढ़ा होगा। तो प्रो में यानी कि ये हो गए मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोटिक न्यूक्लियस जो कि प्रोइंसिपिएंट न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो हो गए प्रोकैरियोटिक। बाकी यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये हो गया यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया ये सब यूकैरियोट। प्रोकैरियोट बस एक था, वो था मोनेरा। सेल वाल की बात करें तो यहाँ पे मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक सेल वाल है, और सेल वाल प्रोटिस्टा में कुछ में पाया जाता है, और फंजाई में प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज विथ काइटिन। तो काइटिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि फंजाई में जो सेल वाल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो काइटिन का ऑप्शन दिया रहता है। तो काइटिन ये आपको ध्यान रखना है। प्लांट में प्रेजेंट होता है सेल वाल, जो कि जबकि एनिमल में एब्सेंट होता है। तो एब्सेंट होता है सिर्फ एनिमेलिया में, और प्रोटिस्टा में आप कुछ में पाया जाता है, और यहाँ पे फंजाई में पाया जाता है लेकिन बिना सेलुलोज के, और प्लांटी है जहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, विथ सेलुलोज। तो प्लांटी और फंजाई में ये ध्यान रखना है कि प्लांटी में विथ सेलुलोज और फंजाई में विदाउट सेलुलोज। प्रोटिस्टा में कुछ में पाया जाता है, और यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक होता है मोनेरा में, और एनिमेलिया में तो एब्सेंट ही होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो जैसे कि प्रोकैरियोट होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो बिल्कुल जितने भी प्रोकैरियोट्स यानी कि मोनेरा में ये एब्सेंट होगा। यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बाकी हर जगह आपको प्रेजेंट दिख रहा है, ओनली एब्सेंट इन मोनेरा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये है। ठीक, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो सेलुलर होता है मोनेरा और प्रोटिस्टा में, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होता है फंजाई में, टिश्यू और ऑर्गन होता है प्लांटी में, और टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम होता है एनिमेलिया में। तो ये है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, मोनेरा में तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक दे में भी कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, और हेटरोट्रॉपिक हो सकता है सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का यूज होता है, फोटोसिंथेटिक यानी कि खुद से बनाते हैं। तो ये सब ऑटोट्रॉपिक मोड में आता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है सेल्फ अपना फूड बनाना, प्रिपेयर करना। और हेटरोट्रॉपिक यानी कि दूसरे पे डिपेंड जो होता है, उसमें सैप्रोफिटिक आ गया, पैरासिटिक आ गया। ऑटोट्रॉपिक होते हैं प्रोटिस्ट, और हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में ये केवल फोटोसिंथेटिक होते हैं, और मोनेरा फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक दोनों। हेटरोट्रॉपिक होता है फंजाई, जो कि सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तो फंजाई अगर क्वेश्चन में आता है कि ऑटोट्रॉपिक होता है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फंजाई केवल हेटरोट्रॉपिक होता है, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, तो ये हो गया हेटरोट्रॉपिक। एंड प्लांटी ये तो ऑब्वियस है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होगा।
और जो हेट्रोट्रॉपिक होता है एनिमेलिया, ये होलोजोइक और सेप्रोफिटिक, इनमें ये वेरिएशन पाए जाते हैं। तो मिला जुला के बात ये है कि ये जो टेबल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से हो गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से हो गया, हर तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल को बहुत अच्छे से आप समझें और इसको हमेशा ध्यान रखें। बस आपको ध्यान क्या रखना है, सेल टाइप आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप सेल टाइप ध्यान में है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप आसानी से कर लेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पता ही है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता ही है। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये सेल वाल में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है कि फंजाई में क्या होता है, सेलुलोज होता है कि नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो फंजाई होते हैं उनमें जो सेल वाल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन बिना सेलुलोज के होते हैं, उनमें काइटिन पाया जाता है। तो ये सब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था आर एच विटेकर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिहाज से। तो ये था जो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि जो आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया, अभी तक हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक अभी डिस्कस कर लिया। पहला तो एरिस्टोटल आए, उनके बारे में हमने जाना। फिर हमने पढ़ा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, लिनियस के द्वारा जो दिया गया था, ठीक है। फिर हमने बेंथम हुकर वाले जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था उनको पढ़ा। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा अर्नस्ट हैकेल का। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा कॉपलैंड का। फिर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर, जिनके बारे में डिटेल में बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी के जो टेबल है उनके बारे में भी हमने पढ़ा। और यहाँ पे ईयर भी आपको ध्यान रखना है 1969। और जो था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वो हमने पढ़ा कार्ल लुईस का, जो कि 3 डोमेन थ्योरी था। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बस एनसीईआरटी में इतना लिख दिया गया, इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा। अभी तक हमने डिमेरिट्स भी पढ़ लिए हैं कि क्यों इतने ज्यादा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, अरिस्टोटल का आया तो फिर लिनियस का क्यों आया, बेंथम हुकर का आया तो फिर अर्नस्ट। ये जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आए बेंथम हुकर, इनमें क्या डिमेरिट्स था, तो डिमेरिट्स वगैरह हमने अब तक पढ़ लिया। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में आप देख लेते हैं एक बार। तो एनसीईआरटी कह रही है कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, फंजाई, मॉसेस, फॉन्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सबको प्लांट्स के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। क्योंकि आपने देखा था जो अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था लिनियस ने क्या किया था, सिंपल प्लांटी और एनिमलिया, जितने भी प्लांट्स थे उनको प्लांटी में रख दिया, जितने भी एनिमल्स थे उनको एनिमलिया में रख दिया। तो ये था लिनियस का ड्रॉबैक। तो वहीं से ये सारी चीजें आई। तो इससे क्या हुआ कि ऐसे जब कैरेक्टर्स इंक्लूड किए गए थे तो होल किंगडम को एक ही जगह रख दिया गया। तो जिसमें जो सेल वाल है वो भी आ गए, जिनमें नहीं है वो भी आ गए। तो ऐसे में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे आ गए जो कि बहुत ही ज्यादा डिफर करते थे अपने कैरेक्टर में, लेकिन फिर भी एक साथ आ गए। जैसे कि आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया हो गया, इनको यूकैरियोट के साथ रख दिया गया। और आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी उसी में ला दिया। तो मिला जुला के एकदम खिचड़ी कर दिया गया था जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ठीक है। जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगैरा एक साथ रख दिया गया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों भी एक साथ। और ये जो क्लासिफिकेशन था अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, अभी तक जो अब हम जितना भी पढ़ रहे हैं ये सब लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया है। लेकिन एक बार बस एक रिवीजन के तौर पे जो क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ये था अर्लियर क्लासिफिकेशन, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया हेटरोट्रॉपिक ग्रुप, ऑटोट्रॉपिक ग्रुप, इवन बिकॉज हमने ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा तो वहाँ पे हमें पता चला ना कि जो ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक ग्रुप है उनमें भी बहुत सारे डिफरेंस है, वाल कंपोजिशन में डिफरेंस है। जैसे कि फंजाई के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पे विदाउट सेलुलोज पाया जाता है, वहाँ पे काइटिन पाया जाता है, जैसे कि यहाँ दिया भी हुआ है। तो फंजाई हैड काइटिन इन देयर सेल वॉल। लेकिन हुआ क्या कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में एकदम सब एक ही में आ गए, ठीक है। तो ऐसे जब कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर किए गए तब फंजाई को जाके सेपरेट किंगडम में रखा गया, दैट इज किंगडम फंजाई। तो ये कहाँ संभव हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, जैसा कि हमने बात किया। जब बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अदर कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया जो कि आर.एच. विटेकर ने किया, तो उन्होंने किंगडम मोनेरा बनाया अलग। बाकी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। प्रोटिस्टा के अंदर अब आ गए क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जिनको रखा गया था पहले एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स, with paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lacked cell wall। तो ऐसे रख दिया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन में हमने शुरू से हम बात यही करते आ रहे हैं कि जो
डिफरेंट किंगडम्स वाले ऑर्गेनिज्म उनको भी रख दिया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज था। अब ये जो चेंज है ये फ्यूचर में भी होगा, ये डिपेंड करता है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अभी हम सिक्स किंगडम कार्ड उस पे रुक गए, थ्री डोमेन थ्योरी पे रुक गए। अब आगे समय में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बढ़ेगा, मतलब के बारे में हम और स्टडी करेंगे, तब हो सकता है कि और क्लासिफिकेशन सिस्टम आए। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आज हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सके कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का उतना महत्व न बन जाए जो कि अभी एनसीईआरटी का हीरो बना हुआ है, तो उसको चेंज किया जाए, उसका माइंडसेट बदले। क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक है समय के साथ साथ बदलते जा रहा है। आप खुद ही देखिए आपकी अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम से लेके अब तक कितना बड़ा चेंज आया। ऐसे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये बदला क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बदली। उनको ये भी पता चला कि भाई ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स के अलावा भी और भी कुछ होता है, जैसे सेल वाल हो गया, ये सब। ठीक है, तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, जैसे जैसे ये हुआ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो फ्यूचर में भी ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट होगा, तो ये जितना भी क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का ये चेंज होगा। ठीक, तो इस चैप्टर में अभी तक हमने स्टडी किया ये जितने भी किंगडम क्लासिफिकेशन है उनके बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं उनके बारे में भी, और जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किया। तो इतना मोर देन एनफ है किसी भी एग्जाम्स के लिए। बाकी आने वाले समय में हम अब डिस्कस करेंगे किंगडम वाइज, जैसे कि मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज हो, डाउट्स हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।